अधिवक्ता भाई अपना समर्थन, सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद दे करके, वोट दे करके मुझे महामंत्री चुने। मैं निश्चित रूप से उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। मैं कमाने के लिए नहीं, संघ और अपने साथियों को बनाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। यही कह रहा हूं, कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करें। इस संघ को बढ़ाने की ज़रूरत है, किसी प्रकार की जो असहजता करने के लिए नहीं है। मैं सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि संघ और अपने विकास के लिए यही हमारी प्रतिबद्धता है। हमको वोट दें, हमको महामंत्री पद पर निर्वाचित करें। नमस्कार। अधिवक्ता संघ चुनाव की सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनसे साक्षात्कार की कड़ी में आज हम चर्चित प्रत्याशी कह सकते हैं गिरीश त्रिपाठी जी। चर्चित इसलिए क्योंकि पिछला चुनाव जो लड़ चुके हैं और रनर रहा हो, चर्चित हो ही जाता है। और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनकी कार्य योजना क्या है, अधिवक्ताओं के बारे में क्या सोचते हैं। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। ये बताइए कि आप पिछला चुनाव लड़ चुके हैं, चूक कहाँ से हुई? आप सम्मानित वोट मिला, कहाँ आपको लगता है कहाँ गलती हुई आपसे? देखिए, ये फैज़ाबाद बार एसोसिएशन जनपद अयोध्या का चुनाव जी बहुत ही मायने रखता है, कम से कम कानूनी जगत में। यहाँ से पूरी दुनिया को संदेश जाता है, चुनाव चाहे जो हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, नगर निगम का हो या हमारे जो है कचहरी का हो चुनाव। ऐसी दशा में पिछले चुनाव की मैं चर्चा करना चाहता हूँ। बहुत विषम परिस्थिति हमारे सामने। ऐसे में मेरी माताजी का निधन हो गया था। मैं 2 महीने उससे पहले उनकी सेवा में हॉस्पिटल में था। फिर उनका 31 अगस्त को निधन हो गया। फिर माताजी के अपने जो है क्रियाक्रम में लग गए। तो हुआ ये कि मैं पूरी तरह से चुनाव में अपने सहज नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं मैं अपनी ही चूक मानता हूँ। कचहरी ने तो मुझे चुनाव जिताया, लेकिन निश्चित रूप से कम्युनिकेशन कहीं पूरी तरह से मैं जो नहीं पहुँच पाया। जिनका विश्वास मेरे ऊपर था, उन्हें बहुत से ऐसे लोग थे जो फैज़ाबाद में रह नहीं पाए और उन्होंने वोट नहीं डाला, और भी तमाम परिस्थितियाँ रहीं जिनका जिक्र करना ज़रूरी नहीं है। फिर भी गत चुनाव में मुझे इस फैज़ाबाद कचहरी जनपद अयोध्या के मतदाताओं ने जो पराजय के रूप में गले का हार दिया, उस हार को मैंने जो है कंठहार समझ करके स्वीकार किया। सबकी भावना, सबका विश्वास, सबकी उम्मीदें, सबकी आशा बलवती हो, मैं उससे परवान चढ़ा सकूं, इसके लिए मैंने वर्ष भर पुनः लोगों के बीच में जा कर के उनकी मदद करने की कोशिश की है। जहां मेरी ज़रूरत लगी मैं उनके कचहरी से लेकर खलिहान तक जाने का काम किया है। अधिवक्ता का मान सम्मान कहीं क्षतिग्रस्त ना हो, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा इस बार मुझे इस कचहरी का भरपूर प्यार मिलेगा और मैं महामंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर प्राप्त करूँगा। क्या कार्य योजना है? अगर आप जीत गए, आपको आशीर्वाद मिल गया अधिवक्ताओं का, तो क्या आप करना चाहेंगे? मैं बहुत ही दृढ़ता के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ अपने इस कचहरी के सीनियर, जूनियर्स, महिला अधिवक्ता और सभी भाइयों से जो यहाँ के इलेक्शन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनसे मुखातिब होकर के ये कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया के समय में जो डिजिटल इंडिया हुआ है, उससे हमारा बार अभी अछूता रह गया है। नाम मात्र की कहने को तो डिजिटल लाइब्रेरी आ गई, उद्घाटन हो गया कई साल पहले, लेकिन वो कहीं जो है ज़मीनी रूप से हकीकत में नहीं आ पाया है। क्या कि मेरे बार एसोसिएशन की कोई अधिकृत वेबसाइट भी नहीं है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही इसका अपना कोई फेसबुक का जो कोई अपना ग्रुप है, इंस्टाग्राम का जो सोशल मीडिया जो बहुत अच्छी भूमिका निभाता है किसी की सूचना को प्रसारित करने में। तो मैं चाहूँगा कि ये ज़रूर हो। बरसों से मुझे याद है, बरसों से मेरे लाइब्रेरी में जो पुस्तकालय यहाँ का बहुत समृद्ध हुआ करता था, अपडेट नहीं है। कोई जनरल, कोई किताबें नहीं आई हैं।
तो मैं चाहूँगा कि इस सबसे जो है संपन्न हो हमारी लाइब्रेरी, हमारे नए अधिवक्ता, हमारे सीनियर्स सब इसका लाभ उठाएं। तो मैं लाइब्रेरी के बारे में भी बड़ी संजीदगी से काम करना चाहता हूँ। आंदोलन, अधिवक्ता आंदोलन एक के संदर्भ में आपकी क्या सोच है? बात थोड़ा रह गई है। योजनाएं जो मैंने कहा, जो जनपद फैज़ाबाद है, मैं 20 वर्षों से देख रहा हूँ। मैं बात रह गई, मैं आपके प्रश्न से इतर जवाब दे रहा हूँ। 20 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि फैज़ाबाद में अधिवक्ता जो हमारा वोटर है वो अराउंड 2000 ही रह रहा है। सब जगह कैंप लगा करके वोटर बढ़ाए जाते हैं, और मेरे यहाँ कौन सी ऐसी स्थिति हो गई है कि लगभग स्थिति जो वही है। तो ऐसा भी नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी हुआ है। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि मेरे जो मतदाता भाई बहन बनते हैं अधिवक्ता, वो भारी भरकम फीस की वजह से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मुझे मिले, अपने सीनियर से मशवरा करके, जो पूर्व पदाधिकारी रह चुके, उस फीस की स्क्रूटनी जो 15,000 हो गई है की जा सकेगी तो ज़रूर की जाएगी, लेकिन इसमें सीनियर्स जूनियर सबके मशवरे की आवश्यकता पड़ेगी। मैं ये भी चाहता हूँ किसी भी तरह से 12 महीने मेरे यहाँ बिजली का पंखा तो नहीं चलता है, तो ये कल्याणकारी संस्था है अधिवक्ता संघ, तो 12 महीने अधिवक्ता से बिजली का बिल नहीं लिया जाना चाहिए। मैं उदाहरण दे करके कहना चाहता हूँ, पूरे भारतवर्ष की एक कचहरी है जनपद गोंडा, जहाँ कलेक्ट्रेट में जितने अधिवक्ता बैठे उस बार का बिजली बिल पेमेंट करता है डीएम, और सिविल बार एसोसिएशन उसका बिजली का बिल पेमेंट करता है कमिश्नर। तो भी मेरे भी दूर नहीं, मेरे भी कैंपस में है। मैं चाहूँगा कि इस तरह से अपने बार को समृद्ध करें। 2 हॉस्पिटल हमको मिल चुके हैं, उसकी पेरीफेरी क्लिनिक भी बन गई है, एक होम्योपैथ का एक क्लिनिक और खुल गई है एलोपैथ की, वो भी समृद्ध हो। चाहे सप्ताह में 2 ही दिन इसके डॉक्टर्स बैठे, प्रॉपर चेकिंग हो, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए हमारे यहाँ प्रॉपर। कई अधिवक्ता इस तरह से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, और जब तक हम उनको इलाज मुहैया कराते हैं तब तक वो कुछ दूसरी ही बात हो जाती है। अधिवक्ता समस्त योजनाओं से वंचित है। देश की सरकारें जो भी रही हों, अधिवक्ताओं को हाशिए पे रखती हैं। उन्होंने कभी आयुष्मान के बारे में, अधिवक्ता के बारे में नहीं सोचा। समस्त योजनाएं, किसान सम्मान निधि जैसी छोटी सी राशि मिलती है, अधिवक्ता है, अगर उसका गुजर बसर मूल रूप से किसान होने के नाते ही हो रहा है तो भी उसे कोई सहायता नहीं मिल रही है। मैं आयुष्मान कार्ड के संबंध में भी चाहूँगा कि मेरे अधिवक्ताओं को ये मिले। अधिवक्ता पेंशन की भी मेरी योजना है, और सामूहिक रूप से बीमा। मैं बहुत लीस्ट पेमेंट में चाहूँगा कि साल भर के लिए उम्र का बाउंडेशन नहीं होगा, एक अधिवक्ता को कम से कम 10 लाख रुपए का बीमा मिले। और ये बातचीत कर चुके हैं, मुझे सेवा का अवसर मिलने दीजिए, आप देखेंगे ये सारी योजनाएं ज़मीन पर उतरेंगी। हाँ, बात कट गई थी। अधिवक्ता आंदोलन के संदर्भ में आपकी भूमिका क्या होगी? देखिए, हम लोग पिट जाते हैं जी। हम लोग आंदोलनकारी प्रवृत्ति के रहे हैं, अन्याय और अनाचार से लड़ने वाले रहे हैं। तो जब ये नहीं होता है तो ऐसे में हम लोगों के दृष्टिकोण को समझने में नए लोगों को जो है थोड़ा दिक्कत होती है। मैं देखता हूँ कि अधिवक्ताओं का शोषण होता है, क्लर्कियल लेवल पर होता है, जुडिशियल लेवल पर होता है, प्रशासन लेवल पर होता है, पुलिस के लेवल पर होता है, समाज के लेवल पर होता है। जिसके लिए हम लड़ने जाते हैं वो हमको झगड़ाऊ घोषित करता है। वही समाज जिसके लिए हम यहाँ लड़ते हैं वो हमारा सम्मान नहीं कर रहा है। तो इसके लिए अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, इंटेलेक्चुअल टॉक होनी चाहिए, और जजशिप की, वकीलों की 1-to-1 टॉक होनी चाहिए। महीने में एक बैठक होनी चाहिए हम लोगों की, जहाँ हम अपनी दुश्वारियाँ उनको बता सकें। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ, जुडिशरी का जो मुखिया हमारा जनपद न्यायाधीश होता था, मेरे अधिवक्ता के कंडोलेंस पर हमारे साथ आकर के बैठता था, लेकिन ऐसा कुछ जो है हो गया है कि मेरे कंडोलेंस में वो मुझे अप्रिशिएट नहीं करते।
तो मैं चाहूँगा कि अगर ये अवसर मिलता है अपनी कार्य समिति के जरिए अपने सीनियर्स को लेकर के, जिनको पूर्व का अनुभव है रिजीम चलाने का, बेहतरीन चलाया है, उन सबके साथ बैठ कर के ऐसा बनाएं कि बार और बेंच का समन्वय बन सके। वो मेरे यहाँ कंडोलेंस में आए, मेरे जश्न में आए, मैं उनके यहाँ जाऊँ, अधिवक्ता मजबूत हो, समृद्ध हो और संपन्न हो। महिला अधिवक्ता बहुत बढ़ रही हैं आपके यहाँ, उनके संदर्भ में योजना क्या है आप? मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ बताना चाहता हूँ कि पिछली सरकार जो केंद्र सरकार की थी और बल्कि प्रदेश सरकार, वहाँ से भी हम लोगों को आश्वासन, तत्कालीन सांसद माननीय लल्लू सिंह जी ने बार एसोसिएशन को हमारे सेट देने की बात की थी। ये जो खपरेल हमारे सामने आपको दिख रहा है, लेकिन हुआ क्या कि चुनाव की घोषणा हो गई, सूचना जारी हुई, वो कार्य योजना नहीं हो पाई। माननीय अवधेश प्रसाद जी जो सांसद हुए हैं, उन्होंने हमारे बार को 50 लाख रुपए इसी सेट निर्माण के लिए दिया है। और डीएम साहब जो इस समय हैं, ये बहुत ही भले हैं। इन्होंने कहा 50 लाख रुपए सांसद जी मैं कहीं से व्यवस्था करा दूंगा, जनप्रतिनिधियों से रिक्वेस्ट करके कह दूंगा। ये 3 मंजिला बनने की बात है। तो मेरा मतलब है जो न्यूली कमर हमारे यहाँ की लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, जो वकील बनने आई हैं या पहले से हैं, जिनके बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, एक फ्लोर उनको ज़रूर सौंप दिया जाए। और नए अधिवक्ता जो बिल्कुल से निर्वासित जीवन जी रहे हैं, 45 डिग्री सेल्सियस में अपना पैसा लगा करके टीन का सेट बनाया हुआ है, मैं चाहता हूं उसका भी मेंटेनेंस मेरा बार एसोसिएशन करे। जिस सेट में मैं बैठा हूं, इसका मेंटेनेंस बार एसोसिएशन करता है। जो पक्के सेट है, इसका बार एसोसिएशन करता है। जो हमारा चैम्बर है, इसका बार एसोसिएशन करता है। तो उनके साथ भी भेदभाव नहीं होना, उसका मेंटेनेंस हम ही को करना चाहिए। मैं एक बार और कहना चाहता हूँ, सबको बैठाल के बात करना है, सबके अवेयरनेस पैदा करना है। तमाम तख्ते शहरों में खाली पड़े हैं, मैं यहाँ बैठता हूँ और 4 तख्ते को मैं कहता हूँ मैं इस पर बैठने नहीं दूंगा, जबकि बरसों से लोग उस पर नहीं बैठ रहे हैं। स्वेच्छा से अपने भाइयों को वहाँ स्थान लोग दें। और चकबंदी की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन जब 1 to 1 टॉक होगी, लोगों का अवेयरनेस बढ़ेगा, लव अफेक्शन होगा, तो अपने जूनियर को बैठने की व्यवस्था भी हम सीनियर्स ही करेंगे। इस तरह की जो है और बातें हम लोगों के दिमाग में। 2-3 प्रश्न और हैं, चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हड़ताल एक आपके यहाँ थोड़ा प्रतिबंध भी लग गया, कार्य से विरत रह जो है यही आपका हथियार मेन हुआ करता था। और जो कार्य से विरत रहना और हड़ताल, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो अधिवक्ताओं का एक बहुत बड़ा अस्त्र था, लेकिन इस पर भी चाबुक चला है इधर। उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हड़ताल या विरत जो कहते, थोड़ा विरत शब्द ज़्यादा अच्छा है इसके लिए। वो हमारा हथियार नहीं था, वो हमारे असहमति का तरीका था। हम असहमत होते हुए जैसे न्यायालयों पर अपना पक्ष रखते हैं तो किसी को मारते नहीं हैं। हम कहते हैं भाई मैं समाज को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और जो घटनाएं हो रही, मेरा अधिवक्ता मारा जा रहा है, कोई दुश्वारी पैदा हो रही है, तो हम किस माध्यम से सरकार को बताएं, किस माध्यम से अपने अगुआ मुखिया को बताएं? तो हम क्या करते हैं, कलम रख देते हैं कि ठीक है अब हम अपना पेट बांध लेंगे, अपनी जेब खाली रखेंगे, अपने बच्चों को भूखा रखेंगे, लेकिन मैं समाज में विसंगति नहीं पैदा होने दूंगा। तो उस पर जो चाबुक चला है, गलत रिप्रेजेंटेशन की वजह से चला है। वो सही बात समझाई नहीं जा सकी जुडिशरी को, या यूँ कहिए कि वो तो भाई तनखैया हैं। हम तनखैया नहीं हैं, हम सेवा संवर्ग में हैं, हम सेवा करते हैं समाज में, तो हम तनखैया तो हैं नहीं। अब वो हड़ताल नहीं, असहमति का मेरे तरीका है, और उस असहमति को जब कोई ताकत से दबाएगा तो निश्चित रूप से विद्रोह होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, देश की और देह की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता सजग हो रहा है। युवा अधिवक्ताओं की एक समस्या है इंटरनेट। अब आप डिजिटली तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ पता लगता है कि सब कुछ डिपेंड नेट पर है, और नेट आपके यहाँ डंप है पूरी कचहरी में। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है। तो एक नेट, तीनों पे आप कंक्लूड कर दीजिएगा, क्योंकि 3 प्रश्न है तीनों को। पहली चीज़ तो इंटरनेट एक आवश्यकता है, दूसरी चीज़ ये है कि सामूहिक बीमा, तीसरी चीज़ हेल्थ इशू में जो आपके यहाँ धनराशि 1 लाख रुपए दी जाती है, ऊँट के मुंह में वो जीरा है। तीनों बातों का सिलसिलेवार, और आपको 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ, इसी में आपको रखना, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए, जो सोशल मीडिया का प्राण आधार है नेट, नेट के संबंध में बता दें, लोगों को जानकारी ना हो तो जिला पंचायत
परिसर में एक टावर लग गया है। आप देखेंगे तो 5G भी चलने लगा है और इसके अलावा वाईफाई की ज़रूरत है। कलेक्टर साहब के यहाँ है, जज साहब के यहाँ है, तो वकील साहब के यहाँ भी होनी चाहिए, बार एसोसिएशन में होना चाहिए, होगा। 1,00,000% मैं कह सकता हूँ। मुझे आप लाइए, आप देखिए, ये होगा। मैं लफाजियाँ नहीं करता, मैं कहूँगा तो कट मरूँगा, जो सही है वो होगा। तो आप नेट के संबंध में जानिए, डिजिटल लाइब्रेरी आपकी तभी चल पाएगी जब नेट होगा। केवल उद्घाटन नहीं होगा, उसमें बड़ी स्क्रीन होनी चाहिए, बड़ा प्रिंटर होना चाहिए। लोग अपना पैसा बॉक्स में डालें, 5 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये और वहाँ से अपनी प्रिंट निकालें, अपनी विधि व्यवस्था ले जा करके दाखिल करें। तो ये चीज़ हो जाने। दूसरी चीज़ आपने सामूहिक बीमा के संबंध में बता चुका हूँ। 2500 सदस्य होने चाहिए, मैं खुलासा भी कर दे रहा हूँ। 100 रुपये में 10-10 रुपये हर माह हर अधिवक्ता बड़े आराम से जमा करेगा अपने चंदे के साथ। तो हमारे यहाँ बार एसोसिएशन उस पैसे को 10 रुपये को अलग करेगा। साल भर में उसका 100 रुपये होगा 10 महीने में। और एनुअली जो हमारी फीस है संस्थागत इसलिए होगा कि किसी अधिवक्ता का कोई प्रीमियम रुकने ना पावे, क्योंकि समूह का प्रीमियम है। हम जिसका नहीं भी आ पाया उसका प्रीमियम हमारा चला जाएगा, हम उसके चंदे के माध्यम से ले लेंगे। और 10 लाख रुपए का मेरी बात हो चुकी है डीओ साहब से, उन्होंने कहा मैं बार में आकर के इसको बताऊंगा। और मैं बता दूं, मैं अपने अधिवक्ताओं से रिक्वेस्ट करूंगा, बाबू विजय बहादुर सिंह जी के समय में जो अध्यक्ष थे, आदरणीय नवीन मिश्रा जी महामंत्री थे, 10 रुपये परिचय पत्र बनाने के लिए जमा करवाया गया। वो पैसा किसी ने खा नहीं लिया, वो रखा हुआ है। मैं अपने अधिवक्ता भाइयों से इस निवेदन कर लूँगा अपनी समिति के माध्यम से कि वो 100 रुपया आपके सामूहिक बीमे में जिसका भी जमा है, 1 वर्ष का प्रीमियम आपका हो गया है। अगर आप चाहोगे, नहीं होगा तो चंदे में एडजस्ट होगा, लेकिन सामूहिक बीमा होगा, हर हाल में होगा। 10 लाख रुपए इस जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं, जो उनको EMRF दे रहे हैं, उसके अतिरिक्त जो है उसमें एज का बाउंडेशन नहीं होगा। मैं जोर दे के कह रहा हूँ, कोई 90 साल का हो, 100 साल को, लेकिन साल भर में कोई कैजुअलिटी होती है तो उसको वो मिलेगा। 10 लाख रुपए का ये बात हुई है, बशर्ते हमको करने दीजिए। लाइए हेल्थ इशू। सबसे पहली बात जो है हेल्थ इशू इस समय देख रहे हैं, डायबिटीज़ और टाइफाइड, जो डेंगू और जो है ड्रीडेड डिजीज़ में जा कर के जो है परिवर्तित हो जा रहा है। तो हेल्थ इशू का पेरीफेरी क्लिनिक है। ये मैं पूर्व की रिजीमों को जो धन्यवाद देता हूँ। क्लिनिक है, लेकिन जो आपके यहाँ दिया जाता है 1 लाख रुपए मैक्सिमम है। 1 लाख रुपए कुछ नहीं है। 1 लाख रुपए तो आने जाने का खर्चा जो रहेगा, 1 हफ्ते हॉस्पिटलाइज कराइए तो शुरुआती दौर में ही लग जाता है। वो आपकी रकम बढ़नी चाहिए। हमारा बार एसोसिएशन बहुत उदार रहा है। जी। हुआ क्या है कि जब हमारे यहाँ 50,000 लिमिट थी, तो हमने चंदे लगा करके लाखों लाख रुपए अपने सदस्यों को दिया है। दूसरी स्थिति ये बनती संस्थागत रूप से, अब तो 1 लाख रुपए हो गया है, लेकिन 1 लाख रुपए बहुत बड़ी बीमारियों की रिपोर्ट जब संघ को प्राप्त होती है, कार्य समिति निर्णय लेती, सदन का अनुमोदन होता है, तब हम जा करके 1 लाख रुपए मैं ये चाह रहा हूँ कि उसमें कम से कम 1 लाख रुपए की अनुमति मेरा संघ और सदन और दे, और उसको आप 1% ब्याज पर दे दीजिए अपने सदस्य को, वो आपके पास जो है मिल भी जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि इस राशि को बढ़ करके जो है कम से कम 2 लाख जरूर हो जाए। आयुष्मान कार्ड मेरे अधिवक्ताओं का बन जाए, इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। बिल्कुल। अंत में अपील कर दीजिए, क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आदरणीय मतदाता भाइयों, फैज़ाबाद बार एसोसिएशन अयोध्या का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली रहा है, और बार का सशक्तिकरण हमारे बाबू महेश चंद्र पांडे अध्यक्ष थे तब से शुरू हुआ था, और अपने वो शिखर पर पहुंचा था एक समय बाबू प्रकाश चंद्र पांडे जी जब थे, आदरणीय कालिका प्रसाद मिश्रा जी, पारसनाथ पांडे जी, आदरणीय योगेंद्र प्रसाद त्रिपाठी जी, बब्बन चौबे जी, ये सब जब अध्यक्ष रहे हैं तो इनके समय में बहुत तरक्की किया हमारे बार एसोसिएशन ने। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आप देखेंगे तो बहुत विकास हुआ। अब उसको समेट कर रखना, सहेज कर रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार तो होना ही चाहिए। मैं आपको बताऊं, आप देखिए बरसों से जाले नहीं पोछे गए हैं इन शेडों के। साफ सफाई व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से मैं कर सकूं, इसके लिए मैं चाहता हूं अधिवक्ता भाई अपना समर्थन, सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद दे करके, वोट दे करके मुझे महामंत्री चुने। मैं निश्चित रूप से उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। मैं कमाने के लिए नहीं, संघ और अपने साथियों को बनाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। यही कह रहा हूं, कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करें। इस संघ को बढ़ाने की ज़रूरत है, किसी प्रकार की जो असहजता करने के लिए नहीं है। मैं सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि संघ और अपने विकास के लिए यही हमारी प्रतिबद्धता है। हमको वोट दें, हमको महामंत्री पद पर निर्वाचित करें। आप हैं गिरीश तिवारी जी, दावे तो आपने बहुत लंबे लंबे किए हैं, लेकिन अब देखिए अगर अधिवक्ता आपको इनको आशीर्वाद देता है तो अपने इन दावों पर कितना ये खरे उतरते हैं अब आने वाला वक्त बताएगा। अब अगले प्रत्याशी के पास कहीं चलेंगे। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।